Exercise 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। हम यहाँ पे ये प्रूव करना है कि रूट 5 जो है एक इरेशनल नंबर है। हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं कि रूट के अंदर कोई भी अगर प्राइम नंबर होता है तो वो पूरा पूरा नंबर एक इरेशनल नंबर ही होता है। लेकिन यहाँ हमें इस रूट 5 को प्रूव करके दिखाना है हाउ इट इज इरेशनल। तो यहाँ हम इसको एक मैथमेटिकल टूल कह लो, टेक्निक कह लो, उसकी हेल्प से इसे प्रूव करेंगे। तो उस टेक्निक का नाम है, उस टूल का नाम है प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन इसका नाम है। अभी समझना चाहिए हमें ये एक्चुअली में होता क्या है प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। पहले तो हमें समझे कि कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है एक्चुअली में। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा P1 एक स्टेटमेंट है, P1 एक स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है। अब मैंने अपोजिट ऑफ P1 एक स्टेटमेंट ले लिया, अपोजिट ऑफ P1 एक स्टेटमेंट ले लिया जिसे मैं नेगेशन P से डिनोट कर रहा हूँ। नेगेशन P1 का मतलब होता है कि इसका अपोजिट स्टेटमेंट। तो P1 अगर ट्रू है तो मैंने साथ साथ मैंने ये भी कह दिया जो उसका अपोजिट स्टेटमेंट है वो भी ट्रू है। जब कभी भी कोई दो बात जो कि एक दूसरे के विपरीत हैं, अपोजिट हैं, और दोनों की दोनों ट्रू हो, ये पॉसिबल हो ही कैसे सकता है। तो वहीं पर ही इन्हीं दोनों स्टेटमेंट्स के बीच कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो जाता है। कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होता है। वो कॉन्ट्राडिक्शन अराइज क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं इनमें से कोई ना कोई एक फॉल्स होना चाहिए और दूसरा ट्रू होना चाहिए। ये दोनों के दोनों ट्रू कैसे हो सकती है, इसीलिए कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होता है। ओके, अब इसको एक और एग्जांपल समझते हैं। दूसरा एग्जांपल ये है, ऑल वुमेन्स आर मोर्टल। हमने कहा सारी वुमेन्स मोर्टल हैं। साथ ही साथ लेट ए बी अ वुमेन, हमने एक वुमेन लेट कर ली जिसको हमने ए से डिनोट करा। अब हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट ए इज मोर्टल। हमें ये प्रूव करना है ए इज मोर्टल। वैसे हमें दिख रहा है, देखने में कुछ कोई बड़ी बात नहीं है कि सारी वुमेन मोर्टल है और ए एक वुमेन है तो वही मोर्टल होगी। लेकिन हमें प्रूव करना है बाय कॉन्ट्राडिक्शन के मेथड से। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर एक एल्गोरिथम है, हम उसको फॉलो करेंगे। उस एल्गोरिथम में कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको लेते हुए चलेंगे और इसको हम प्रूव कर देंगे। तो उस एल्गोरिथम में पहला स्टेप में वो ये कहता है कि आपको जो भी चीज़ प्रूव करनी है, आप उसकी अपोजिट स्टेटमेंट को या उसकी नेगेटिव स्टेटमेंट को एज्यूम कर लो कि वो ही ट्रू है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास गिवन है हमें ए इज मोर्टल, तो हम क्या करेंगे, लेट ए इज नॉट मोर्टल, हम इसे एज्यूम कर लेंगे ए इज नॉट मोर्टल। हमें क्वेश्चन में गिवन भी है कि ऑल वुमेन्स आर मोर्टल, ऑल वुमेन्स आर मोर्टल, और ए इज नॉट मोर्टल है। ए क्या है? ए एक वुमेन ही है, ए एक वुमेन है। यहाँ इस स्टेटमेंट से हम क्या समझ रहे हैं कि एक वुमेन जो है वो नॉट मोर्टल है। ये एक स्टेटमेंट हो गई कि एक वुमेन नॉट मोर्टल है, और एक स्टेटमेंट ये हो गई कि सारी वुमेन मोर्टल है। ठीक है, तो अब ये भी अपने आप को ट्रू बता रहा है और ये भी अपने आप को ट्रू बता रहा है। दोनों स्टेटमेंट कैसे ट्रू हो सकते हैं? जहां पे ये कहा जा रहा है कि ऑल वुमेन्स आर मोर्टल, वहीं पे ही हमने एक वुमेन को लेकर के कह दिया कि वो मोर्टल नहीं है। बट ये हमें गिवन है, तो ये तो सही होगा ही होगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यही गलत है, और ये एक्चुअली में हमने एजम्पशन भी लिया है। तो हमने देखा कि ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट अपने को सही बता रहे हैं और दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए यहाँ पे क्या अराइज हुआ? यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ। इस कॉन्ट्राडिक्शन को अराइज होने का रीजन क्या था? वो था हमारा रॉन्ग अजम्पशन। ये हमारा सा रीजन था। तो अब रॉन्ग अजम्पशन क्या है हमारा? कि ए इज नॉट मोर्टल हमारा रॉन्ग अजम्पशन है। तो फिर सही बात क्या है? सही बात ये है देयरफॉर ए इज मोर्टल। बात थोड़ी सी घुमा के कही गई है, लेकिन बात वही कही गई है। ठीक है, हमने जो एज्यूम करा वो गलत हो गया, तो उसका अपोजिट जो है वो ठीक हो जाएगा। उसका अपोजिट क्या था जो हमें प्रूफ करना था? ए इज मोर्टल। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी प्रूव करेंगे। ओके, चलिए।
चलिए अब हम इसको करते हैं सॉल्व। यहाँ पे हमें गिवन है √5 इज एन इरेशनल नंबर, तो यहाँ पे हमें इसका अपोजिट स्टेटमेंट वो हमें एज्यूम करना है। वो क्या है? दैट √5 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर हम नॉट एन इरेशनल लेकर के ना लेकर के हम इसको बोलेंगे √5 इज एन रैशनल नंबर। लेट अस assume √5 is a rational number। रैशनल नंबर कौन सी फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, where P and Q are integers और Q is not equal to 0। ये तो पूरी पूरी रैशनल नंबर की डेफिनेशन ही है, तो इसको हम एज इट इज आगे बता देंगे कि हमने √5 एक रैशनल नंबर लेट किया है, कि रैशनल नंबर है वो और कौन से फॉर्म में, इस फॉर्म में, और P and Q नॉट इंटीजर्स, Q is not equal to 0। साथ ही साथ हमने यहाँ पर ये भी बताया है, हमने साथ ही साथ ये बताया कि P and Q are को-प्राइम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि HCF जो हो P, Q का वो हो 1। देखिए हमने माना है √5 इक्वल टू P अपॉन Q, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इनकी स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग जब करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट 5 इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन में Q स्क्वायर और 5Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा हम अलग से समझते हैं। तो इस तरीके से समझिए कि 5Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको थोड़ा समझूं कि तो इसको मान लो आप, ये है A, ये है B, ये है Q, और यहाँ समझिए कि यहाँ लिखा है 0 और ये है R। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये एक यूक्लिड डिवीजन की इक्वेशन ही तो है। यूक्लिड डिवीजन की इक्वेशन में क्या होता है कि हम A को B से डिवाइड करते हैं, क्वेश्चन क्यों आता है, रिमाइंडर R होता है, रिमाइंडर R इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब A जो है वो परफेक्टली डिविजिबल बाई B है। इसका मतलब P स्क्वायर इज परफेक्टली डिविजिबल बाई 5। तो इसी बात को हम इधर लिखेंगे अभी। Therefore P स्क्वायर इज divisible by 5, which implies P is divisible by 5। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। ओके, तो P is divisible by 5, इसका मतलब क्या है? देखिए P स्क्वायर जब डिविजिबल बाय 5 है तो P भी डिविजिबल बाय 5 होगा, ये ऑलरेडी थ्योरम हम पहले पढ़ चुके हैं। तो P इज डिविजिबल बाय 5 का मतलब क्या है कि P अपॉन में अगर Q लिखा हुआ है तो जो P है ये 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब जब इसके P के फैक्टर बनाऊंगा मैं तो कहीं ना कहीं 5 आएगा ही आएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम Q के लिए चेक कर लेते हैं। तो Q के लिए चेक करने के लिए कुछ आगे स्टेप है, उन्हीं को हम ऐसे फॉलो करेंगे। नाउ लेट P इज इक्वल टू 5m। इस P इज इक्वल टू 5m को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुट P इज इक्वल टू 5m इन इक्वेशन नंबर 1। तो किस तरीके आएगा कि 5Q स्क्वायर इक्वल टू 5m का होल स्क्वायर, 5Q स्क्वायर इक्वल टू 25m स्क्वायर, Q स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर। अब ये इक्वेशन भी कुछ उसी तरीके बन गई जो अभी हमने पहले देखी थी। स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर है, ये क्या है, ये A, ये B, ये Q और यहाँ पे R क्या है 0। जब R 0 होगा तो A जो होगा परफेक्टली डिविजिबल बाई B होगा। ठीक है, तो इसका मतलब Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 होगा। Therefore Q स्क्वायर इज divisible by 5, which also implies is divisible by 5। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। ओके, Q is divisible by 5। अब इस चीज को जरा हम यहाँ देखते हैं। भाई P तो हमारा डिविजिबल बाय 5 हो चुका है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 3 से हमने ये देखा कि Q भी हमारा डिविजिबल बाई 5 है। ठीक है,
भाई पी भी डिविजिबल बाई 5 है, मतलब पी भी 5 से कैंसिल होता है, क्यू भी 5 से कैंसिल होता है। इसका मतलब इसके फैक्टर में कहीं ना कहीं 5 इंटू करके कुछ ना कुछ आ रहा होगा, और इसके इसमें भी 5 इंटू कुछ ना कुछ नंबर आ रहे होंगे, मतलब कहीं ना कहीं 5 इनका एक कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन की मदद से हम ये वाली बात कह सकते हैं, कहीं ना कहीं 5 जो है इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर आ रहा है। अब इस बात से हमें दिक्कत क्या है? इस बात से हमें दिक्कत ये है, अब यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो सकता है। हो सकता है क्या? हो रहा है। कैसे हो रहा है? देखिए, हमने कहा स्टार्टिंग में, यहाँ पर देखिए ये रहा कि एच एफ ऑफ पी कोमा क्यू वो आएगा 1, ये हमने एज्यूम करा था यहाँ पर स्टार्टिंग में। और अब हम कह रहे हैं कि P और Q का एक कॉमन फैक्टर है जो कि क्या है? 5 है। और यहाँ पे कहा था हमने P और Q का कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्योंकि वो दोनों दोनों को प्राइम है। ये हमारा एजम्पशन था, और हमारा जो इस स्टेटमेंट से हमने सॉल्व जब हमने करा थोड़ा आगे आगे, तो हमें ये मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों स्टेटमेंट हमें क्या बताती हैं, पहले हम ये देख लीजिए। ये स्टेटमेंट हमें ये बताती है, बाय यूजिंग P and Q are divisible by 5। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इट मीन्स P and Q have a common factor, have a common factor 5। ठीक है, अब कॉमन फैक्टर 5 हो गया, लेकिन यहाँ पर कॉमन फैक्टर तो हमें 1 चाहिए था। ठीक है, कहीं ना कहीं ये इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो इसी बात को हम यहाँ लिख देंगे, बट it contradict our assumption that, हमने assumption क्या लिया था? But it contradict our assumption that P and Q are co-prime, P and Q are co-prime, ये हमारा assumption था, और ये बात इस बात को contradict करती है। अब ये contradiction आया कैसे? ये contradiction आया क्यों? ये इसीलिए आया क्योंकि हमने assumption ही wrong ले रखा था। तो ये वाली बात ध्यान देंगे। This contradiction has arisen because of our incorrect assumption, जो कि क्या था? that √5 is a rational number, therefore हम ये कह सकते हैं, therefore अगर हमारा assumption ही गलत है, सही बात क्या है उसका अपोजिट, क्या? कि that √5 is an irrational number। बस यही हमें प्रूव करना था। इसको थोड़ा सा हम समझ लें थोड़ा दोबारा से, कि हमने स्टार्टिंग हमें प्रूव करना है √5 इज एन इरेशनल नंबर। हमने उसको, उसका पॉइंट क्या है? रैशनल नंबर। हमने मान लिया कि √5 एक रैशनल नंबर है, तो उसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने बोला है कि P एंड Q जो है वो दोनों के दोनों को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या होता है? कि उनका जो HCF है वो क्या आना चाहिए? वो आना चाहिए 1। ये हमारा मेन एजम्पशन है इसमें। फिर हमने आगे सॉल्व करा कि हमने √5 को P अपॉन Q माना था, बोथ साइड स्क्वायरिंग करी, ये आया स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5 और P इज आल्सो डिवाइडेड बाय 5। सेम हमने फॉर Q के लिए कर लिया और हमारा ये स्टेटमेंट आ गया। तो यहाँ पे हमारे दो स्टेटमेंट आए कि P एंड Q इज डिविजिबल बाय 5, P एंड Q इज डिविजिबल बाय 5। इन दोनों स्टेटमेंट ने हमें ये बता दिया कि कहीं ना कहीं जो 5 है वो एक कॉमन फैक्टर है P और Q का। ठीक है, और हमने अजम्पशन क्या लिया था कि P और Q का कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे 5 आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों दोनों बातें एक दूसरे को अपोज कर रही है, अगेंस्ट कर रही है, कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो रहा है। और एक कॉन्ट्रडिक्शन अराइज जो हो रहा है, जो कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो रहा है, ये हो क्यों रहा है? किस वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट assumption, because of our incorrect assumption, therefore √5 क्या हो जाएगा फिर हमारा? ओके